जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं गाइज। तो आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर हिमालय पर्वतों को प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो उसका भारत की जलवायु पर प्रभाव क्या पड़ता। तो देखिए गाइज, हिमालय पर्वत की स्थिति भारत की जलवायु पर निम्न प्रभाव पड़ता। यानी कि हिमालय पर्वत उत्तर से साइबेरिया की ओर से और उत्तरी ध्रुव की ओर से, यानी कि उत्तरी ध्रुव और साइबेरिया की ओर से आने वाली बर्फीली पवनों से हमारी रक्षा करता है और उन्हें रोधक यानी कि बाधा बन के उनको रोकता है। और भारत में शीत लहर के यानी कि अगर नहीं रोकता तो भारत ठंडी लहरों से जम गया होता, यानी कि हिम के रूप में बर्फ जम जाती। नंबर 2, हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें भारत में वर्षा करने के लिए विवश कर देता है। यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल में परिणत हो गया होता। नंबर 3, हिमालय पर्वत के उच्च शिखरों पर जमी हुई हिम ग्रीष्म ऋतु में भी नदियों को सतत रूप से जल प्रदान करती रहती है तथा उन्हें सदा नीरा बनाए रखती है। इससे समस्त उत्तरी भारत को ग्रीष्म ऋतु में भी जल उपलब्ध होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नंबर 2, शीतकालीन वर्षा का भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ता है। भारत में शीतकालीन वर्षा बहुत ही कम होती है। इसकी मात्रा कुल वर्षा के क्षेत्रफल से 2% होती है। इस कम वर्षा होते भी फसलों उत्पादन इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। शीतकाल के आरंभ में मानसून लौटने लगता है और शीतकाल के आरंभ में जो है मानसून क्या होने लगता है गाइज, लौटने लगता है। अतः इसकी दिशा बदलकर समुद्र की ओर हो जाती है। यानी कि दिशा बदल के कहाँ हो जाती है, समुद्र की ओर। स्थल भागों से आने के कारण लौटते मानसून आर्द्रता शून्य होते हैं। यानी कि जब वो स्थल भागों से लौटता है मानसून तो उसकी आर्द्रता कैसी हो जाती है, धीरे धीरे शून्य। ठीक है गाइज, और समुद्रों की ओर लौटता है। भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात अर्थात पश्चिमी विक्षोभ द्वारा भारत में तथा बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसका औसत 65 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तमिलनाडु राज्य शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाला प्रधान इस राज्य है। अब देखिए गाइज, तमिलनाडु राज्य जो है यानी कि शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करने वाला प्रधान यानी कि मुख्य राज्य है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है गाइज, राज्य में मार्च से मई तक वर्षा की कमी के कारण कृषि कार्य स्थगित कर रखना पड़ता है, परंतु अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा होने से नई फसलें बोई जाती हैं। अतः शीत ऋतु यहाँ कृषि प्रधान के लिए सर्वोत्तम है। और तमिलनाडु में शीत ऋतु जो है कृषि प्रधान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, शीत ऋतु में वर्षा होते ही चावल की दूसरी फसल बोई जाती है और चावल की दूसरी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण ही यह क्षेत्र भारत का महत्वपूर्ण चावल उत्पादक क्षेत्र प्रदेश बन गया है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं 21 मार्च को। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आता है आपका, यानी कि किस तिथि को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं यानी कि चमकती हैं। ठीक है गाइज, इसके पश्चात वह कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। फलस्वरूप समस्त उत्तरी भारत में तापमान अधिक बढ़ जाता है। भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीय होने के कारण अधिक गर्मी हो जाती है। अत्यधिक गर्मी के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में निम्न वायुदाब यानी कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाते हैं। पवनें हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। फलस्वरूप इस भाग में पवनों का दबाव अत्यधिक कम हो जाता है यानी कि लो प्रेशर। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान निम्न होने के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है यानी कि टेम्परेचर हाई हो जाता है।
इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस परिणाम यह होता है कि निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, अर्थात पवनें महासागरों की ओर, स्थल खंडों की ओर चलने लगती हैं, सागर के उत्तर से चलने के कारण। ठीक है गाइस, ये पवनें आर्द्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर चलना आरंभ कर देती हैं, परंतु जैसे ही ये पवनें विषुवत रेखा को पार करती हैं, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। इस प्रकार विपरीत वायु दाबों की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का प्रभाव प्रमुख कारण है। आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, क्यों? भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण उत्तरी भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। नंबर 3 देखते हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। नंबर 4, इसके कारण पवनें हिंद महासागर के उच्च दाब क्षेत्रों से उत्तरी पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने लगती हैं। नंबर 5, जलीय क्षेत्रों के ऊपर से चलने के कारण ये पवनें जल वाष्प से युक्त होती हैं। नंबर 6, इन पवनों द्वारा जून से सितंबर के मध्य भारत में व्यापक रूप में मूसलाधार होती है। और नंबर 7, भारत में 75% से 90% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से क्या तात्पर्य है? शीत ऋतु में भूमध्य सागर की ओर से भारत की ओर चलने वाली तूफानी पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। भारत में शीत ऋतु बड़ी सुहानी आनंददायक होती है। स्वच्छ आकाश, तापमान, आर्द्रता, शीतल मंद समीर, वर्षा रहित दिन ऋतुओं की प्रमुख विशेषताएं। परंतु इस सुहानी मौसम में कभी कभी पश्चिमी अवदाबों आ जाने के कारण मौसम बदल जाता है। ये अवदाब जब सूर्य की ओर बढ़ते हैं तो गर्म मार्ग में पड़ने वाले कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। जिस कारण उत्तरी भारत में हल्की वर्षा हो जाती है। यद्यपि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु रबी की फसल और विशेषकर गेहूं की कृषि के लिए यह बहुत लाभदायक होती है। मानसून से अभिप्राय। तो मानसून का अभिप्राय, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी तथा मलयालम शब्द मोनिस से हुई है। इस प्रकार वायुधाराएं उच्च वायुधारा भार से निम्न वायु भार की ओर क्रम से 2 बार परिवर्तित हो जाती हैं। शीत ऋतु में स्थलखंड से जलखंड की ओर चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में जलखंड से स्थलखंड की ओर चला करती हैं। भारत में मानसूनी पवनों के उत्पन्न होने के कारण विस्तृत स्थल जल भागों पर बारी बारी से ये वायुदाब उत्पन्न होते हैं। ठीक है गाइज, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में 40 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री पश्चिमोत्तर देशांतर से 130 पूर्वी देशांतर तक ये क्षेत्र मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की क्या विशेषताएं हैं, तो देखते हैं गाइज आगे। ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है, तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की विशेषता, तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामान्यतः भारत में मानसूनी वर्षा की अवधि 15 जून से 15 सितंबर तक है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि मानसूनी वर्षा की अवधि क्या है, तो 15 जून से 15 सितंबर तक। इस समय देश में होने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरबी शाखा बंगाल की खाड़ी के द्वारा प्राप्त होती है। इस मानसूनी सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनिश्चितता है। ठीक है गाइज, तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसकी अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब कोई निश्चित फिक्स नहीं है। ठीक है गाइज, अर्थात कभी वर्षा अधिक हो जाने से बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी कभार सूखे का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, मानसूनी वर्षा अनियमित होती है, कभी करना पड़ता है, और कभी कभी वर्षा की कमी से सूखा भी पड़ जाता है। और अनियमित होती है, कभी वर्षा शीघ्र प्रारंभ होती है और शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत मानसूनों के देर से आने पर वर्षा भी देर से आरंभ होती है। कभी कभी वर्षा होने में लंबा अंतराल भी हो जाता है। इस वर्षा का वितरण भी बड़ा ही आसान है। मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1354 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह औसत 5 से 10 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। ठीक है गाइज, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो है 5 से 10 सेंटीमीटर तक रहती है। और विश्व की सबसे ज़्यादा मौसिनराम यानी कि मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, ISPCS, रेलवे, SSC, समूह हो, LT का एग्जाम हो, प्रवक्ता, लेक्चरर, कोई भी एग्जाम हो, ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पर्वतीय वर्षा वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो निम्न वायुभार उच्च वायुभार को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि निम्न वायुभार जो है उच्च वायुभार को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि उच्च वायुभार राशि किसी जल अल्पराशि क्षेत्र से होकर गुजरे तो आर्द्रता युक्त हो जाती है। ठीक है गाइज, यानी कि कोई गर्म राशि और जल की तरफ से गुजरे तो वो ठंडी हो जाती है, यानी कि अपनी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और मार्ग में कोई पर्वत शिखर या पर्वत अवरोध उपस्थित होता है तो वायु राशि द्रवित होकर वर्षा करती है। इस प्रकार होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा यानी कि पर्वतीय वर्षा या उच्चावचीय वर्षा कहते हैं। मध्यवर्ती अक्षांशों में शरद ऋतु, शीत ऋतु के आरंभ में, मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में इसी प्रकार की वर्षा होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय वर्षा के माध्यम से होती है। वायु राशियों द्वारा अवरोध के सम्मुख वाले भाग में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि विमुख के पहुँचते पहुँचते वायु राशि की आर्द्रता समाप्त हो जाती है। इन प्रदेशों वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों की अरबी शाखा द्वारा पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल पर 640 सेंटीमीटर महाबलेश्वर में वर्षा हो जाती है, जबकि इसके विपरीत ढाल पर पुणे में मात्र 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। अतः दक्षिण भारत का यह क्षेत्र
वृष्टि छायाच्छादित प्रदेश कहलाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी भारत के किन राज्यों में बाढ़ फ्लड का प्रकोप रहता है, क्यों? उत्तरी भारत के असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप सर्वाधिक रहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में बाढ़ असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। इन प्रदेशों में एक ओर तो मूसलाधार वर्षा होती है, दूसरी तरफ जल के साथ पर्याप्त मिट्टी बहकर नदियों के रूप में चली जाती है। ठीक है गाइज, जिस कारण अवसादों के जमा होने से नदियों की तलहटी ऊंची हो जाती है। फलस्वरूप नदियों का जल अपनी घाटी के दोनों ओर फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी धरातल का ढाल भी अत्यंत कम हो जाता है और बाढ़ को प्रोत्साहित करता है। इन्हीं कारणों बस उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। बाढ़ फ्लड के दौरान उपजाऊ खादर मिट्टी का निर्माण नदी घाटियों के दोनों ओर होता है। क्या कारण है कि चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी मेघालय राज्य में एक ऐसी घाटी की तलहटी है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में एक ऐसी घाटी की तलहटी है जो तीनों तरफ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है गाइज, इसके पूर्वोत्तर राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है। इसके शाखा मेघालय यानी कि मेघालय स्थित गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों के परिणाम स्वरूप चेरापूंजी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में चेरापूंजी स्थित है। यानी कि दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? चेरापूंजी। विशिष्ट स्थिति है। पवनों की स्थिति के कारण चेरापूंजी संसार का सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब वर्तमान में यहाँ की वार्षिक वर्षा का औसत 1200 सेंटीमीटर भी है, अधिक है। ठीक है गाइज, 2250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो चुकी है। अब चेरापूंजी के समीप मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है मौसिनराम गांव। ठीक है गाइज, तो चेरापूंजी से कितने किलोमीटर दूर है? 16, मौसिनराम गांव। और सर्वाधिक वर्षा 1354 सेंटीमीटर होती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वार मास की उमस का क्या अर्थ है? ठीक है गाइज, तो अक्टूबर एवं नवंबर के महीने की मुख्य भूमि से मानसून लौटने लगता है, क्योंकि इस ऋतु में मानसून का निम्न वायुदाब गर्त क्षीण पड़ जाता है, उसका स्थान उच्च वायुदाब लेने लगता है। वायुभार बढ़ने तथा मानसूनी पवनों की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण मानसूनी पवनें लौटने लगती हैं। फलस्वरूप भारतीय क्षेत्र से इसका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ने लगता है। धरातलीय पवनों की दिशा विपरीत होनी आरंभ हो जाती है। अक्टूबर माह के अंत तक मानसून विशाल मैदानों से पूर्णतः पीछे हट जाता है। ये दोनों महीने संक्रमणीय जलवायु दशाएं रखते हैं। इसमें उष्ण आर्द्र वर्षा ऋतु का स्थान शुष्क ऋतु ले लेती है। मानसून के प्रत्यावेदन से आकाश साफ हो जाता है, तापमान पुनः बढ़ने लगता है, भूमि अभी भी आर्द्रता से युक्त होती है, अतः उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण मौसम बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है, जिसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, प्लीज़ गाइज यानी कि वीडियो को पूरा देखे करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू आपका, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।
जय हिंद, जय भारत।